ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में थुयामल्ली राइस को जीआई टैग देने का प्रस्ताव किस राज्य ने किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका उत्तर है डी। किसी उत्पाद को जीआई टैग देने का मतलब है उसके उत्पादकों या विनिर्माताओं के बौद्धिक संपदा को संरक्षण प्रदान करना। और इसी कड़ी में दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु ने हाल ही में अपने यहाँ के 3 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान करने का आवेदन किया है। ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं पुलियानकुडी एसिड लाइम यानी नींबू, थुयामुल्ली चावल और विरुधुनगर सांभावथाल। इससे पहले पिछले साल ही तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले की पहाड़ियों में उगाए जाने वाले अनोखे लौंग के मसाले को कन्याकुमारी लौंग के रूप में भौगोलिक संकेतक दर्जा दिया गया था। और इसके अलावा पिछले साल तमिलनाडु से कल्लाकुरुची की लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग मिला था। गौरतलब है भारत में लौंग का कुल उत्पादन 1100 मीट्रिक टन है और इसमें से 1000 मीट्रिक टन हर साल तमिलनाडु में पैदा होता है, जबकि 750 मीट्रिक टन लौंग का उत्पादन अकेले कन्याकुमारी जिले में होता है। वहीं इसी वर्ष 2022 में तमिलनाडु के नरसिंहपेट्टई नागस्वर्गम को संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। नरसिंहपेट्टई नागस्वर्गम एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव में बनाया जाता है। 2019 में तमिलनाडु के पलानी मंदिर के पंचामृतम प्रसाद को भी जीआई टैग मिल चुका है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। तिब्बती अर्गली भेड़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह दुनिया की सबसे बड़ी जीवित भेड़ प्रजाति है। दूसरा, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत यह शेड्यूल 2 स्पीसीज है। तीसरा, IUCN ने इसे नियर थ्रेटेंड घोषित किया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है सी, यानी 1 और 3। हाल के समय में तिब्बती अर्गली भेड़ की संख्या में भारत में कमी आने की रिपोर्ट WII ने दी है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नेशनल पार्क में इसकी संख्या में गिरावट आई है। इसका शिकार इसके मांस और सींगों के लिए किया जाता है, जिसके चलते इसकी संख्या में गिरावट आई है। तिब्बती अर्गली को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 स्पीसीज घोषित किया गया है, न कि शेड्यूल 2। भारत में यह जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड के निलांग घाटी में पाया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 22 अप्रैल, बी 25 अप्रैल, सी 22 मई या फिर डी 25 जुलाई। इसका उत्तर है बी। डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि मंडल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और व्यवस्था के लिए ऑक्सीजन से कम नहीं होते। संयुक्त राष्ट्र हर साल 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल दिवस मनाता है। दुनिया भर में ढेरों अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन हैं और उनमें भाग लेने के लिए, चर्चा करने के लिए अलग अलग देशों के डेलीगेट्स जाते हैं। डेलीगेट्स के बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उसका डायनेमिक्स अधूरा है। किसी देश के ऊर्जावान बुद्धिबल से भरे प्रतिनिधि मंडल ही यानी डेलीगेट्स ही आर्थिक, व्यापारिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक वार्ताओं की ऐसी नींव रखते हैं जिससे दुनिया को बहुपक्षीयतावाद यानी मल्टीलैटरलिज्म उपहार में मिलता है और जिससे दुनिया को ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज भी मिलता है। तो यूनाइटेड नेशंस हर साल इसे इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे के रूप में मनाता है 25 अप्रैल को। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। कपिलाश वन्यजीव अभयारण्य जो सुर्खियों में है, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या फिर डी बिहार। इसका उत्तर है सी। उड़ीसा ने हाल ही में अपना पहला एनिमल ओवरपास कपिलाश वन्यजीव अभयारण्य में बनाने का निर्णय किया है। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करना है ताकि वह बिना किसी दुर्घटना के संचरण कर सकें। यह अभयारण्य उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में स्थित है, जहां रेलवे ट्रैक के चलते वन्यजीवों के सामने खतरा भी रहता है और इन खतरों से बचने के लिए ही उड़ीसा सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब बात करते हैं पांचवें और अंतिम सवाल की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का निर्णय किया है?
आपके ऑप्शंस हैं ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार या फिर डी मालदीव। इसका उत्तर है डी। भारत और मालदीव ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का निर्णय किया है और इस संदर्भ में भारत के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने मालदीव की पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी मंत्री से मुलाकात भी की है। भारत ने 2030 तक 100% शून्य उत्सर्जन यानी जीरो एमिशन लक्ष्य हासिल करने के मालदीव सरकार के संकल्प की सराहना की है। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने 2 समझौता ज्ञापनों का प्रस्ताव रखा। पहला ऊर्जा सहयोग पर और दूसरा समझौता ज्ञापन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन पर किया गया। मालदीव के विद्युत प्रेषण कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारत और मालदीव ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पहल के हिस्से के रूप में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है और इसके लिए एक मसौदा करारनामा तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत भारत की एक तकनीकी टीम मालदीव की तकनीकी व्यवहार्यता यानी जो टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी है उसका आकलन करने के लिए वहां दौरा करेगी और इसके बाद भारत और मालदीव की एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जाएगी, जिसमें माले में अंडर सी केबल रूट सर्वे और नेटवर्क संवर्धन शामिल हैं। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।